नीरज 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से मुंबई गया था, पर उसे 2 माह बाद ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा। कविता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर विनीता कहती हैं कि उसे स्तन कैंसर है। तुम फौरन यहाँ आओ। टेलीफोन पर अपने पिता से पिछली शाम हुए इस वार्तालाप पर नीरज को विश्वास नहीं हो रहा था। कविता और उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। सिर्फ 25 से 26 साल की कम उम्र में कैंसर कैसे हो गया? इस सवाल से जूझते हुए नीरज का सिर दर्द से फटने लगा था। एयरपोर्ट से घर न जाकर नीरज सीधे डॉक्टर विनीता से मिलने पहुंचा। इस समय उसका दिल भय और चिंता से बैठा जा रहा था। डॉक्टर विनीता ने जो बताया उसे सुनकर नीरज की आंखों से आंसू झरने लगे। तुम्हें तो पता ही है कि कविता गर्भवती थी। उसे जिस तरह का स्तन कैंसर हुआ है, उसका गर्भ धारण करने से गहरा रिश्ता है। इस तरह का कैंसर कविता की उम्र वाली स्त्रियों को हो जाता है। डॉक्टर विनीता ने गंभीर लहजे में उसे जानकारी दी। अब उसका क्या इलाज करेंगे आप लोग? अपने आंसू पोंछकर नीरज ने कांपते स्वर में पूछा। बेचैनी से पहलू बदलने के बाद डॉक्टर विनीता ने जवाब दिया, नीरज, कविता का कैंसर बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर है। वो मेरे पास पहुंची भी देर से थी। दवाइयों और रेडियोथेरेपी में मैं उसके कैंसर के और ज्यादा फैलने की गति को ही कम कर सकती हूँ, पर उसे कैंसर मुक्त करना अब संभव नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कविता क्या बचेगी नहीं? नीरज उड़ान सा होकर बोला। वो कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा हमारे साथ नहीं रहेगी। अपनी प्यार भरी देखभाल व सेवा में तुम्हें उसके बाकी बचे दिनों को ज्यादा से ज्यादा सुखद और आरामदायक बनाने की कोशिश करनी होगी। कविता को लेकर तुम्हारे घर वालों का आपस में झगड़ा उसे बहुत दुख देगा। ये लोग आपस में किस बात पर झगड़े डॉक्टर? नीरज चौंका और फिर ज्यादा दुखी नजर आने लगा। कैंसर की काली छाया ने तुम्हारे परिवार में सभी को विचलित कर दिया है। कविता इस समय अपने मायके में है। वहां पहुंचते ही तुम्हें दोनों परिवारों के बीच टकराव के कारण समझ में आ जाएंगे। तुम्हें तो इस वक्त बेहद समझदारी से काम लेना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। नीरज की पीठ अपनेपन से थपथपाकर डॉक्टर विनीता ने उसे विदा किया। ससुराल में कविता से मुलाकात करने से पहले नीरज को अपने सास ससुर व साले के कड़वे, तीखे और अपमानित करने वाले शब्दों को सुनना पड़ा। कैंसर की बीमारी से पीड़ित अपनी बेटी को मैंने धोखे से तुम्हारे साथ बांध दिया। तुम्हारे माता पिता के इस घटिया आरोप ने मुझे बुरी तरह आहत किया। नीरज, मैं तुम लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। गुस्से में उसके ससुर ने अपना फैसला सुनाया। इस कठिन समय में उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को आप दिल से मत लगाइए। थके हारे अंदाज में नीरज ने अपने ससुर से प्रार्थना की। इस कठिन समय को गुजारने के लिए तुम सब हमें अकेले छोड़ने की कृपा करो बस। उसके साले ने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ जोड़े। तुम भूल रहे हो कि कविता मेरी पत्नी है। आप जाकर अपने माता पिता से कह दे कि हमें उनसे कैसी भी सहायता की जरूरत नहीं। अपनी बहन का इलाज मैं अपना सब कुछ बेच कर भी करा लूंगा। देखिए, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से झगड़ते हुए क्या क्या कहा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी गृहस्थी उजड़ने की कगार पर आ खड़ी हुई है। कविता से मिलने को मेरा दिल तड़प रहा है। उसे मेरे सहारे की जरूरत है। प्लीज उसे यहाँ बुलाइए। नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। नीरज के दुख ने उनके गुस्से के उफान पर पानी के छींटे मारने का काम किया। उसकी सास पास आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अब उन सभी की आंखों में आंसू झलक उठे। कविता की मौसी उसे अपने साथ लेकर गई हैं। वो रात तक लौटेंगी। तुम तब तक यहाँ आराम कर लो, उसकी सास ने बताया। अपने हाथों से मुंह कई बार पोंछकर नीरज ने मन के बोझिलपन को दूर करने की कोशिश की। फिर उठकर बोला, मैं अभी घर जाता हूँ, रात को लौटूंगा। कविता से कहना कि मेरे साथ घर लौटने की तैयारी करके रखे। ऑटो रिक्शा पकड़कर नीरज घर पहुंचा। उसका मन बुझा बुझा सा था। अपने माता पिता के रूखे स्वभाव को वह अच्छी तरह जानता था, इसलिए उन्हें समझाने की उसने कोई कोशिश भी नहीं की।
कविता की जानलेवा बीमारी की चर्चा छिड़ते ही उसकी मां ने गुस्से में अपने मन की बात कही। तेरी ससुराल वालों ने हमें ठग कर अपनी सिरदर्दी हमारे सिर पर डाल दी। नीरज, कविता के इलाज की भागदौड़ और उसकी दिन रात की सेवा हमसे नहीं होगी। अब उसे अपने मायके में ही रहने दे। बेटे, तेरे सास ससुर ने शादी में अच्छा दहेज देने का मुझे ताना दिया। सुन, अपनी माँ से कविता के सारे जेवर ले जाकर उन्हें दे देना, नीरज के पिता ने भी कहा। नीरज की छोटी बहन वंदना ने जरूर उसके साथ कुछ देर बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए, पर कविता को घर लाने की बात उसने भी अपने मुंह से नहीं निकाली। अपने कमरे में नीरज बिना कपड़े बदले औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। इस समय वो अपने को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अपने घर व ससुराल वालों के रूखे व झगड़ालू व्यवहार से उसे गहरी शिकायत थी। उसके अपने घर वाले बीमार कविता को घर में रखना नहीं चाहते थे और ससुराल में रहने पर नीरज का अपना दिल नहीं लगता। वो कविता के साथ रहकर कैसे ये कठिन दिन गुजारे, इस समस्या का हल खोजने को उसे काफी माथापच्ची करनी पड़ी। उस रात कविता से नीरज करीब 2 माह बाद मिला। उसे देखकर नीरज को मन ही मन जबरदस्त झटका लगा। उसकी खूबसूरत पत्नी का रंग रूप मुरझा गया था। उसने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। कविता अचानक हिचकियां लेकर रोने लगी। नीरज की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कविता के शरीर ने जब कांपना बंद कर दिया, तब नीरज ने उसे अपनी बाहों के घेरे से मुक्त किया। अब तक अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का सहारा लेकर उसने खुद को काफी संभाल भी लिया था। मेरे सामने यह रोना धोना नहीं चलेगा, जाने मन, उसने मुस्कुराकर कविता के गाल पर चुटकी भरी। इन मुसीबत के क्षणों को भी हम उत्साह, हंसी खुशी और प्रेम के साथ गुजारेंगे। ये वादा इसी वक्त तुम्हें मुझसे करना होगा। नीरज ने अपना हाथ कविता के सामने कर दिया। कविता शर्माते हुए पहली बार सहज ढंग से मुस्कुराई और उसने हाथ बढ़ाकर नीरज का हाथ पकड़ लिया। उस रात नीरज अपने ससुराल में रुका था। दोनों ने साथ साथ खाना खाया, फिर देर रात तक हाथों में हाथ लेकर बातें करते रहे। भविष्य के बारे में कैसी भी योजना बनाने का अवसर तो नियति ने उनसे छीन ही लिया था। अतीत की खट्टी मीठी यादों को ही उन दोनों ने खूब याद किया। सुहाग रात शिमला में बिताया हनीमून, साथ की गई खरीदारी, देखी हुई जगहें, आपसी तकरार, प्यार में बिताए क्षण, प्रशंसा, नाराजगी, रूठना मनाना और अन्य ढेर सारी यादों को उन्होंने उस रात शब्दों के माध्यम से जिया। हंसते मुस्कुराते आंसू बहाते वे दोनों देर रात तक जागते रहे। कविता उसे यौन सुख देने की इच्छा थी, पर कैंसर के इतना तेज दर्द पैदा किया कि उनका मिलन संभव न था। अपनी बेबसी पर कविता की रुलाई फूट पड़ी। नीरज ने बड़े सहज अंदाज में पूरी बात को लिया। वो तब तक कविता के सिर को सहलाता रहा जब तक वह सो न गई। मैं तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे पास हूँ। इस दुनिया से तुम्हारी विदाई मायूसी व शिकायत के साथ नहीं, बल्कि प्रेम व अपनेपन के एहसास के साथ होगी। ये वादा है मेरा तुमसे। नींद में डूबी कविता से यह वादा करके ही नीरज ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की। अगले दिन सुबह नीरज और कविता 2 कमरों वाले एक फ्लैट में रहने चले आए। ये खाली पड़ा फ्लैट नीरज के एक पक्के दोस्त रवि का था। रवि ने फ्लैट दिया तो अन्य दोस्तों व ऑफिस के सहयोगियों ने जरूरत के दूसरे सामान भी फ्लैट में पहुंचा दिए। नीरज ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली। जहां तक संभव होता अपना हर पल वो कविता के साथ गुजारने की कोशिश करता। उनसे मिलने रोज ही कोई ना कोई घर का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त आ जाते। सभी अपने अपने ढंग से सहानुभूति जाहिर कर उन दोनों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते। नीरज की समझ में एक बात जल्द ही आ गई कि हर सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के बाद वह दोनों ही उदासी और निराशा का शिकार हो जाते थे। शब्दों के माध्यम से शरीर या मन की पीड़ा को कम करना संभव नहीं था। इस समझ ने नीरज को बदल दिया। कविता का ध्यान उसकी घातक बीमारी से हटा रहा। इसके लिए उसने ज्यादा सक्रिय उपायों को इस्तेमाल में लाने का निर्णय किया।
उसी शाम वह बाजार से लूडो और कैरम बोर्ड खरीद लाया। कविता को ये दोनों ही खेल बहुत पसंद थे। जब भी समय मिलता दोनों के बीच लूडो की बाजी जम जाती। एक सुबह रसोई में जाकर नीरज ने कविता से कहा, मुझे भी खाना बनाना सिखाओ। मैं चाय बनाने के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। अच्छा, खाना बनाना सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जनाब। मैडम जी, मैं पूरी लगन से सीखूंगा। मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी, मुझे मंजूर है। तब पहले सब्जी काटना सीखो। कविता ने 4 आलू मजाक मजाक में नीरज को पकड़ा दिए। नीरज तो सचमुच आलूओं को धोकर उन्हें काटने को तैयार हो गया। कविता ने उसे रोकना भी चाहा पर वो नहीं माना। उसे ढंग से चाकू पकड़ना भी कविता को सिखाना पड़ा। नीरज ने आलू के आड़े तिरछे टुकड़े बड़े ध्यान से काटे। दोनों ने ही इस काम में खूब मजा लिया। अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा आलू के पकौड़े। नीरज की इस घोषणा को सुनकर कविता ने इतनी तरह की अजीबोगरीब शक्लें बनाई कि उसका हंसते हंसते पेट दुखने लगा। नीरज ने बेसन खुद घोला, तेल की कढ़ाई के सामने खुद ही जमा रहा। कविता की सहायता व सलाह लेना उसे मंजूर था, पर पकौड़े बनाने का काम उसी ने किया। उस दिन के बाद से नीरज भोजन बनाने के काम में कविता का बराबर हाथ बटाता। कविता को भी उसे खिलाने में बहुत मजा आता। रसोई में साथ साथ बिताए समय के दौरान वो अपना दुख दर्द पूरी तरह भूल जाती। मैं नहीं रहूंगी तब भी आप कभी भूखे नहीं रहोगे। बहुत कुछ बनाना सीख गए हो अब आप। एक रात सोने के समय कविता ने उसे छेड़ा, तुमसे मैंने ये जो खाना बनाना सीखा है, शायद इसी की वजह से ऐसा समय कभी नहीं आएगा जो तुम मेरे साथ मेरे दिल में कभी ना रहो। नीरज ने उसे छेड़ते हुए कहा। नीरज से लिपटकर बहुत देर तक खामोश रहने के बाद कविता ने धीमी आवाज में कहा, आपके प्यार के कारण अब मुझे मौत से डर नहीं लगता है। जिससे जान पहचान नहीं उससे डरना क्या। जीवन प्रेम से भरा हो तो मौत के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है। आप बहुत अच्छे हो। कविता की आंखें नम होने लगी। थैंक यू। देखो, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करने लगा तो सुबह हो जाएगी। कल अस्पताल जाना है। अब तुम आराम करो। अपनी हथेली से नीरज ने कविता की आंखें मूंद दी। कुछ ही देर में कविता गहरी नींद के आगोश में पहुंच गई। नीरज देर तक उसके कमजोर और शांत चेहरे को प्यार से निहारता रहा। हर दूसरे दिन नीरज अपने किसी दोस्त की कार मांग लाता और कविता को उसकी सहेलियों व मनपसंद रिश्तेदारों से मिलाने ले जाता। कभी कभी दोनों अकेले किसी उद्यान में जाकर हरियाली व रंग बिरंगे फूलों के बीच समय गुजारते। एक दूसरे का हाथ थामकर अपने दिलों की बात कहते हुए समय कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। नीरज कितनी लगन व प्रेम से कविता की देखभाल कर रहा है, यह किसी की नजरों से छुपा नहीं था। कविता के माता पिता व भाई हर किसी के सामने नीरज की प्रशंसा करते ना थकते थे। नीरज के अपने माता पिता को उसका व्यवहार समझ में नहीं आता। वे उसके फ्लैट में हमेशा चिंतित व परेशान होकर लौटते। नीरज के माता पिता बेटे का चेहरा देखकर और भी दुखी हो जाते थे। नीरज को सलाह देते हुए कहते, दुनिया छोड़कर जल्दी जाने वाली कविता के साथ इतना मोह रखना ठीक नहीं है नीरज। नीरज की माँ अक्सर अकेले में उसे समझाती, तुम्हारी जिंदगी अभी आगे भी चलेगी बेटे। कोई ऐसा तेज सदमा दिमाग में मत बैठा लेना कि अपने भविष्य के प्रति तुम्हारी कोई दिलचस्पी ही ना रहे। नीरज हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें जवाब देता, माँ, कविता इतने कम समय के लिए हमारे साथ है कि हम उसे अपना मेहमान ही कहेंगे और मेहमान की विदाई तक उसकी देखभाल, सेवा व आवभगत में कोई कमी ना रहे। मेरी यही इच्छा है। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर निरंतर घूम रहा था। कविता की शारीरिक शक्ति घटती जा रही थी। नीरज ने अगर उसके होठों पर मुस्कान बनाए रखने को जी जान से ताकत न लगा रखी होती तो अपनी तेजी से करीब आ रही मौत का भय उसके वजूद को कब का तोड़कर बिखेर देता। एक दिन चाह कर भी वो घर से बाहर जाने की शक्ति अपने अंदर नहीं जुटा पाई। उस दिन उसकी खामोशी में उदासी और निराशा का अंश बहुत ज्यादा बढ़ गया।
उस रात सोने से पहले कविता नीरज की छाती से लगकर सुबह उठी। नीरज उसे किसी भी प्रकार की तसल्ली देने में नाकाम रहा। मुझे इस एक बात का सबसे ज्यादा मलाल है कि हमारे प्रेम की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें एक बेटा या बेटी नहीं दे पाई। मैं एक बहू की तरह से एक पत्नी के रूप में असफल होकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी मौत क्या 2-3 साल बाद नहीं आ सकती थी? कविता ने रुआंसी होकर नीरज से सवाल पूछा। कविता, फालतू की बातें सोचकर अपने मन को परेशान मत करो। नीरज ने प्यार से उसकी नाक पकड़कर इधर उधर हिलाई। मौत का सामना आगे पीछे हम सबको करना ही है। इस शरीर का खो जाना मौत का एक पहलू है। देखो, मौत की प्रक्रिया पूरी तब होती है जब दुनिया को छोड़कर चले गए इंसान को याद करने वाला कोई ना बचे। मैं इसी नजरिए से मौत को देखता हूँ और इसीलिए कहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस तक तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कायम रहेगा। मेरे लिए तुम मेरी सांसों में रहोगी, मेरे साथ जिंदा रहोगी। कविता ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना था। अचानक वह सहज ढंग से मुस्कुराई और उसकी आंखों में छाए उदासी के बादल छट गए। आपने जो कहा है उसे मैं याद रखूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि बचे हुए हर पल को जी लूं। बची हुई जिंदगी का कोई पल मौत के बारे में सोचते हुए नष्ट ना करूं। थैंक यू सर, बोलकर कविता ने बेहद संतुष्ट भाव से आंखें मूंद ली थी। आगामी दिनों में कविता का श्वास तेजी से गिरा। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। शरीर सूख कर काटा हो गया। खाना पीना मुश्किल से पेट में जाता। शरीर में जगह जगह फैल चुके कैंसर की पीड़ा से कोई दवा जरा सी देर को भी मुक्ति नहीं दिला पाती। अपनी जिंदगी के आखिरी 3 दिन उसने अस्पताल के कैंसर वार्ड में गुजारे। नीरज की कोशिश रही कि वो वहां हर पल उसके साथ बना रहे। मेरे जाने के बाद आप जल्द ही शादी जरूर कर लेना। अस्पताल पहुंचने के पहले दिन नीरज का हाथ अपने हाथों में लेकर कविता ने धीमी आवाज में उससे अपने दिल की बात कही। मुझे मुसीबत में फंसाने वाली मांग क्यों कर रही हो? नीरज ने जानबूझकर उसे छेड़ा। तो क्या आप मुझे अपने लिए मुसीबत समझते रहे हो? कविता ने नाराज होने का अभिनय किया। बिल्कुल नहीं, नीरज ने प्यार से उसकी आंखों में झांक कर कहा। तुम तो सोने का दिल रखने वाली एक साहसी स्त्री हो। बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। झूठी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। इन शब्दों को मुंह से निकालते समय कविता की खुशी देखते ही बनती थी। कविता का सिर सहलाते हुए नीरज मन ही मन सोचता रहा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कविता। तुम्हारी मौत को सामने खड़ी देख हमारी साथ साथ जीने की गुणवत्ता पूरी तरह बदल गई। हमारी जीवन ज्योति पूरी ताकत से जलने लगी। तुम्हारी ज्योति सदा के लिए बुझने से पहले अपनी पूरी गरिमा व शक्ति से जलना चाहती होगी। मेरी ज्योति तुम्हें खो देने से पहले तुम्हारे साथ बीतने वाले एक एक पल को पूरी तरह से रोशन करना चाहती है। जीने की सही कला, सही अंदाज सीखा है मैंने तुम्हारे साथ पिछले कुछ हफ्तों में। तुम्हारे साथ की यादें मुझे आगे भी सही ढंग से जीने को सदा उत्साहित करती रहेगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे। भविष्य में किसी अपने को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि हमसफर बनकर जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि जिंदगी के सफर का कोई भरोसा नहीं। जब 3 दिन बाद कविता ने आखिरी सांस ली तब नीरज का हाथ उसके हाथ में था। उसने कठिनाई से आंखें खोलकर नीरज को प्रेम से निहारा। नीरज ने अपने हाथ पर उसका प्यारा भरा दबाव साफ महसूस किया। नीरज ने झुककर उसका माथा प्यार से चूम लिया। कविता के होठों पर छोटी सी प्यार भरी मुस्कान उभरी। एक बार नीरज के हाथ को फिर प्यार से दबाने के बाद कविता ने बड़े संतोष व शांति भरे अंदाज में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। नीरज ने देखा कि इस क्षण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं था। इस मेहमान को अंतिम विदाई देने से पहले उसकी सुख सुविधा व मन की शांति के लिए जो भी कर सकता था उसने खुशी खुशी व प्रेम से किया। तभी तो उसके मन में कोई टीस या कसक नहीं उठी। अंतिम विदाई के इन क्षणों में उसकी आंखों से जो आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, उसका उसे कतई एहसास नहीं था।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।